नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है वे एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन पर चार्ज या विभाग में अलग अलग तैनाती पर होते हैं वहां से भी वाहन लेकर इस्तेमाल करते हैं। सीएम का कहना है कि राज्य के विकास में ये आवश्यक है कि एक एक पाई पाई का इस्तेमाल हो, लिहाजा ये फैसला लिया गया है कि हर महीने राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा। हरिद्वार स्थित वेद निकेतन आश्रम में भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सहित मंच पर विराजमान साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आ रही आपदा पर बोलते हुए कहा कि पिछले 72 घंटे में काफी मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि भी हुई है। उसी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सड़कें, पेयजल की लाइनों के नुकसान के साथ साथ जनहानि भी हुई। सभी स्थानों पर सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और जो तत्कालीन मदद की जा सकती है उसे करें। अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उसके ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। काफी मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर, चाहे आज हमारा चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद में कोटद्वार, दुगड्डा, उसके आसपास का क्षेत्र, नैनीताल का हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर, अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियां आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुंचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीते दिन हुई बैठक में 3 नाम का एक पैनल राज्यपाल पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कल बैठक में जो नाम आए थे उन नाम पर आपसी सहमति के बाद केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये नाम भेज दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी भारी मतों से बागेश्वर का उपचुनाव जीतेगी और इसके लिए पार्टी अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। पार्टी के कई कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह स्वयं बागेश्वर जाएंगे और लोगों को बीजेपी की वोट देने की अपील करेंगे। पार्टी की जो हमारी जिला चुनाव संबंधी समिति थी उसके द्वारा प्रत्याशियों का पैनल हमको दिया गया। उसके बाद हमने अपने राज्य जो चुनाव संचालन समिति है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको कहते हैं, उसकी बैठक रात्रि में हुई और हम लोगों ने प्रत्याशियों का पैनल बनाकर आज हमने केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। 1-2 दिन के अंदर विधिवत से प्रत्याशी घोषणा होगी और फिर हम 16 तारीख को नामांकन हम लोग करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर जवाब नहीं देने और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किए जाने के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौघानपाटा में जुटकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर मौन रहे। कांग्रेसियों ने मणिपुर में सेना तैनात करने की मांग की है। जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मणिपुर हिंसा पर बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया गया। केवल 1 मिनट की बात, अपने पूरे संबोधन में केवल 1 मिनट की उन्होंने बात केवल मणिपुर की हिंसा के बारे में कहा गया, जो कि बड़ा दुखदायी है। जबकि सारे सदन की मांग थी, पूरे जो इंडिया जो हमारा जो संगठन बना हुआ है वो सबके सांसदों की मांग थी कि मणिपुर हिंसा पे जो है अपना भाषण दे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बड़े दुख का विषय होता है कि केवल 1 मिनट पे का अपना भाषण देते हैं। और हमारी सबकी मांग है कि कांग्रेस की मांग है कि वहां पर तुरंत जो है सेना तैनात की जाए और जिससे कि वहां पे जो है शांति व्यवस्था बहाल हो सके। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में मेरी माटी मेरा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत पचवाथून के नगरपालिका, नगर पंचायत, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश, शिलाफलकम की स्थापना, पंचप्राण प्रतिज्ञा, वसुंधा वंदन, वीरों का वंदन, राष्ट्र ध्वज का आरोहण और राष्ट्रगान और मिट्टी संग्रह जैसे कार्यक्रम शामिल है। इसी क्रम में हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत आसन नदी के किनारे शिलाफलकम की स्थापना की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर नगरपालिका हरबटपुर के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट का कहना है कि यहां पर स्थापित होने वाले शिलाफलकम में क्षेत्र के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य कार्य क्षेत्र में शहीद हुए सैनिकों आदि के नामों का उल्लेख किया जाएगा। साथ ही बताया कि यहां पर शिलाफलकम की स्थापना के साथ ही अमृत वाटिका भी बनाई जा रही है, जिसमें 75 प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत चरणबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन नगरपालिका क्षेत्र में किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, मेरा माटी मेरा देश। उसके अंतर्गत यहाँ पे शिलाफलकम की स्थापना की जाएगी। क्या है शिलाफलकम, उसमें क्या कुछ किस तरह के कार्यक्रम है? शिलाफलकम एक प्रकार का पट बनाया जाएगा जिसमें हमारे जो वीर हैं, जिनके द्वारा हमें देश में आज़ादी मिली, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम, हमारे सीमाओं पर जो जवान शहीद हुए उनके नाम, हमारे पैरामिलिट्री के जवान जिनके द्वारा अपनी प्राणों की आहुति दी गई उनके नाम, और जो हमारे स्टेट पुलिस में है जिनके द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, उनके नाम उसमें दर्ज किए जाएंगे। चीन के साथ हुए युद्ध में देश के आन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवान नंदन सिंह बिष्ट का नया स्मारक बनाया गया। परिवार ने नंदन सिंह की शहादत को जीवंत बनाने के लिए यह स्मारक निर्मित कराया। आपको बता दें कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम कुना के शहीद नंदन सिंह बिष्ट के शहीद स्मारक का क्षेत्र विधायक मदन सिंह बिष्ट ने अनावरण किया, जो 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हें याद करते हुए भावुक परिजनों ने बताया कि शहीद नंदन सिंह बिष्ट अपनी शादी के तीसरे दिन ही भारत चीन युद्ध में चले गए थे, जहां से वो अभी तक लौट कर नहीं आए। 11 अगस्त 2023 को उनके भतीजे सुरेंद्र सिंह बिष्ट, दयाल सिंह बिष्ट, कैलाश सिंह बिष्ट, भूपेंद्र सिंह बिष्ट और बहू सरोज बिष्ट द्वारा वीर शहीद सैनिक नंदन सिंह बिष्ट को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा पूना में भी मेरे बड़े ताऊजी वीर सैनिक श्री नंदन सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने 1962 की लड़ाई में जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, हमारे देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। इसी बीच बागेश्वर से बड़ी जानकारी, कांग्रेस को बड़ा झटका। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। बागेश्वर से कांग्रेस को
बड़ा झटका, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास हो सकते बीजेपी में शामिल। बीते चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रंजीत दास, आज ले सकते बीजेपी की सदस्यता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास हो सकते बीजेपी में शामिल। बीते चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रंजीत दास, आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं रंजीत दास। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास हो सकते बीजेपी में शामिल। बीते चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे रंजीत दास, आज ले सकते बीजेपी की सदस्यता। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि चुनाव अगर तय समय में होते हैं तो यह इस बोर्ड की अंतिम बैठक होगी। ऐसे में अंतिम बैठक के हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। बोर्ड बैठक में कैंट क्षेत्र के नागरिक क्षेत्रों की पृथक कर नगर निगम में शामिल किए जाने समेत 23 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइटों की समस्या इस समय हर वार्ड में है। शिकायतों के बाद भी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हो रही है। इसके साथ ही घर घर कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था भी खराब हालत में है। पार्षद कई बार इन मुद्दों को नगर आयुक्त और महापौर के सामने उठा चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर बैठक में हंगामा हो सकता है। शहर में जलभराव और नालियों की समस्याओं को लेकर भी सदन गरमाने के आसार हैं। आपको बता दें कि कुछ अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होने के आसार है। अभी तो प्रस्ताव कुछ 20 बिंदु हमारे हैं जिसमें चर्चा होनी। कुछ बिंदु जो नहीं पार्षद हमारे दे पाते उनको भी हम उसको सम्मिलित करते हैं, और सब पार्षदों को हमारा प्रयास रहता है कि कोई पार्षद की कोई बात अगर सदन में रखना चाहता है तो सदन में रख सकता है, चाहे उसका एजेंडे में बिंदु में नाम है या नहीं है। हम सबको मौका देते हैं और सबको जो है, मुझे लगता है कि अभी तक की जितनी बोर्ड बैठकें हुई हैं ऐसा कोई पार्षद नहीं जिसको हमने मौका नहीं दिया। इस बार भी मौका देंगे। कुछ अगर उनके प्रस्ताव नहीं जुड़ पाए होंगे तो उनको भी हम जोड़ने का प्रयास करें। तो उत्तराखंड के दशहरे में जिया या संपत्ति सर्वेक्षण की शुरुआत शहरी विकास मंत्री द्वारा की गई। इसकी शुरुआत करते हुए शहरी विकास मंत्री ने बताया, किसी भी शहरों में लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत लोगों के सामने नहीं आ पाती, जिसे सर्वेक्षण के द्वारा विभाग को यह मालूम हो पाएगा शहर में कितनी सड़कें हैं, कितने पार्क हैं, कितनी नालियां हैं और कितनी अतिरिक्त जगह है, ताकि सटीक सर्वेक्षण हो सके। उन्होंने आगे कहा, राजस्व प्राप्त करते समय कई बार झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन यह सर्वेक्षण से ही झगड़े समाप्त होंगे। सर्वे कर रहे हैं और ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शहरों में घनत्व बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहे हैं और भवन बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों की इसकी जानकारी भी नहीं होती। और प्रॉपर्टी टैक्स तो एक कहने की बात है, लेकिन पूरे जब जिस निकाय में इसका मैपिंग सर्वेक्षण होगा तो वास्तविकता सामने आएगी, पारदर्शिता सामने आएगी, और उससे हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि आपके पास कितनी सड़कें हैं, कितने पार्क हैं, कितने वहाँ पे खंबे हैं, कहाँ पे सीवरेज है। ये पूरा ऊपर जब मैपिंग होगी सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। नहीं होगा, एजेंसी के पास लिमिटेड टाइम है और हम लोग पास लिमिटेड टाइम है सर, तो वो थोड़ा सभी लोग सहयोग करेंगे तभी सेंसिटाइज करते हैं अपने शहर में जाकर। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस साल भारी बारिश से कई जगह पर दैवीय आपदा आई है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जान और माल की हानि है, लेकिन सरकार आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करने में पूरी तरह से नाकाम हुई। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में पुल टूटने और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारियों पर नाराजगी के मामले में कहा कि प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे, तो आम जनता क्या हाल होगा। इस तरीके से इस बरसात में बहुत भयंकर बरसात हुई और उससे पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़े व्यापक स्तर पर क्षति हुई है, जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। सरकार को चाहिए
कि वो देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करे और ये प्रयास सरकार का होना चाहिए कि कम से कम जान माल का जो है कम से कम नुकसान हो। गुरुवार की देर रात रामनगर उत्तराखंड जल संस्था के बल्दिया पड़ाव क्षेत्र में स्थित पेयजल प्लांट में कर्मचारी हेमंत के साथ कुछ नशेड़ी और असामाजिक तत्वों ने अभद्रता और मारपीट की। साथ ही प्लांट में खड़ी उसकी कार को क्षतिग्रस्त करते हुए उसमें पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। घटना की जानकारी के बाद प्लांट के अंदर हड़कंप मच गया, तो वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल जल संस्था के अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घटना पर रोष जताने के साथ ही पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर शुक्रवार को सीओ बलजीत सिंह भाकुनी का घेराव किया। हमने पुलिस को शिकायत भी की, पुलिस आई भी कई बार, लेकिन वो जो है पर्याप्त नहीं हुआ और वहाँ पे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। कई लोगों की शिकायत होने पर उन पर केस भी चल रहे हैं। कल रात पुनः ये घटना हुई, हमारे कर्मचारी की गाड़ी खड़ी थी, उसको तोड़फोड़ की गई, उसमें आग लगा दी गई। उसकी शिकायत रात ही थाने में की गई, तो वहाँ पुलिसकर्मी आए भी थे, परंतु जब ये लोग लिखित तहरीर देने गए वहाँ पे तो वो रिसीव नहीं की गई और बल्कि सुबह भी पुनः गए तो जो है वो FIR लिखने से मना किया गया। उस संबंध में आज हमने सीओ साहब से मुलाकात की, उनको हमने पत्र भी सौंपा। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर जो है इसका FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल रात की घटना घटित थी। घटना 112 में सूचना फ्लैश होने के बाद हम मौके पे ASI द्वारा मौके पे गया। मौके पे जाके उन्होंने देखा कि गाड़ी के टायर है और गाड़ी पे नुकसान किया गया, उसमें तेल डाल के आग लगाने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में इनके द्वारा मेरे पास शिकायत प्राप्त हुई है। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद की थाना पुलभट्टा पुलिस और SOG की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। संयुक्त टीम ने बहेड़ी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक आरोपी को 537 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 55 लाख रुपया आंकी गई है। मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने बताया कि जिले में लगातार अवैध नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके बाद टीम ने ये गिरफ्तारी की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि प्रदेश को अपराध मुक्त कराना है और विशेष रूप से नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है 2025 तक। आज उसी दिशा में पुलभट्टा की थाना पुलिस और STF की कुमाऊं यूनिट का ANTF है, उन दोनों की संयुक्त कार्रवाई ने बेहतरीन रंग लाया है। आज दोनों की संयुक्त कार्रवाई से पुलभट्टा की पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में उत्तराखंड राज्य का इस वर्ष का इतिहास में हाईएस्ट स्मैक रिकवरी हुआ है। 537 ग्राम अवैध स्मैक थाना पुलभट्टा से रिकवरी हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। 55 लाख रुपए का कीमत है स्मैक और आगे जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे। वहीं चमोली के थराली विकासखंड के कुलसारी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मल्टी स्पेशलिस्ट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस शिविर का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने किया और इस मौके पर उन्होंने कानून के द्वारा गरीब और असहाय महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारियों की जानकारी देते हुए जनता से इस लाभ को उठाने की अपील की। इस शिविर की जानकारी देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BP सिंह ने शिविर में लोगों का स्वागत किया। वहीं स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, ENT सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ के अलावा तमाम विशेषज्ञ मौजूद रहे। आपका स्वागत है। बेसिकली जो ये बहुउद्देशीय शिविर था, ये हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से था। मुझे इसमें आमंत्रित किया गया था कि हम भी अपना विधिक सेवा प्राधिकरण हैं, जहाँ पर कुछ विधिक जानकारियां आ जाती हैं या कुछ पेचीदगियां आ जाती हैं, जिनको जनता को बताना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस हमें दे दिए हैं, जिसमें हम लोग पोल्यूशन एनवायरमेंट कंट्रोल पर भी बात कर रहे हैं। जो है हमारा बहु विशेषज्ञ कैंप लगा हुआ है। इसमें जो है आपके ENT सर्जन, आई सर्जन, ऑर्थो सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ,
MD मेडिसिन फिजिशियन हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो है दिव्यांग का सर्टिफिकेट बन रहा है यहाँ पे, और अभी तक जो है 190 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कम से कम जो है 10 लोगों का जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो शिविर हैं जो दूरस्थ गांवों में लगते हैं, तो हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं उनके लिए काफी जो है लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में खटेमा मेलाघाट रोड पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा लगभग 70 साल पुराना पुल काफी जर्जर हाल में है, जो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। कभी भी कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है। पुल की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, वहीं पुल के अप्रोच में भी दरारें पड़ चुकी है। आपको बता दें कि यह पुल यूपी उत्तराखंड के साथ ही नेपाल को भी जोड़ता है। वहीं इस पुल से प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। पुल के धराशायी होते ही लाखों लोगों का संपर्क टूट जाएगा। हुआ है और इस पे बार बार हमारे द्वारा मरम्मत का कार्य किया जाता है। अभी पुल की सरफेस में कुछ गड्ढे बन गए हैं, कुछ सरफेस डामर की उखड़ गई है। इसको हम तुरंत ही पानी कम हो जाता है तो इसको पैच मरम्मत करके ठीक करवा देंगे। बाकी यहाँ पे अवगत कराना चाहूँगा कि ये पुल काफ़ी पुराना बना हुआ है, तो इसके लिए हमें शासन स्तर से उच्चीकरण के लिए पैसा धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके लिए आगरण बनाने की कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही इसका आगरण बना करके भेज दिया जाएगा। यहीं पगड़िया ऊंची मोड़ रोड पर रहता हूँ। ये पुलिया सर अब काफ़ी टाइम हो गया इस पुलिया को, ये अंग्रेजों के टाइम की पुलिया है। अभी इसमें बहुत गड्ढे हो गए हैं। और बाकी ये खटीमा आपका मुख्यमंत्री आप जानते ही होंगे, मुख्यमंत्री जी का आवास है यहीं नगला तराई जो इस साइड में है। तो अभी देखिए इसमें रात के टाइम पर बड़ी दिक्कत होती है, पानी वानी भर जाता है, गड्ढे रहते हैं। अब जैसे लोकल के लोगों को तो पता है यहाँ पे गड्ढे हैं। अब जैसे भारी कोई भी वाहन आता है जैसे यूपी साइड का, ये रोड पूरा आपका यूपी कनेक्ट होता है। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोल ऐसे में जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा पा रहा। वार्डों में स्ट्रीट लाइट के नहीं होने की वजह से स्थानीय निवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लाइट की कमी है, इसी वजह से पोल पर लाइट नहीं लग पाई। जल्द ही लाइट लगाने वाली कार्यदायी संस्था EESL कंपनी को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। लाइटों की कमी है, बरसात में अक्सर जो है ये दिक्कतें आती हैं। और जो पोल हमने लगाए थे वो किसी कारणवश अभी उन पर लाइट नहीं लग पाई है। इस बार बोर्ड बैठक में पिछली बार भी हमने निर्णय लिया था कि 6000 लाइटें जो है सबसे पहले जो पोल हमने लगाए थे उनमें लाइट लगे, नहीं लग पाए। अभी तो हम इसको बुलाएंगे, जो EESL कंपनी जो लोग काम कर रहे हैं उसको बुलाएंगे और उनको निर्देश देंगे कि आप 15 दिन में ये कार्य पूरा करें। शहरों में आइए। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और जलभराव की स्थिति पहाड़ों से लेकर मैदान तक बनी हुई है। 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 4 यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों से मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस समय पर सरकार की पहली प्राथमिकता है, जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाए। पैदल आ रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सतर्कता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे।
कि पूरा राज्य इस समय आपदाग्रस्त है। राज्य में पिछले 1.5 महीने से गढ़वाल संभाग में, कुमाऊं संभाग में, हमारे तराई के क्षेत्रों में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, राजधानी देहरादून में, कोटद्वार में जिस प्रकार से आपदा का कहर है, उस आपदा से निपटने के लिए और स्थानीय जनता को मदद देने के लिए सारा सिस्टम फेल है। सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, कुंभी चौड़ और रतनपुर वाला पुल। हल्द्वानी में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ, जिसको लेकर हल्द्वानी नगर निगम में आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग द्वारा गोला बैराज से जल संस्थाओं को पेयजल की आपूर्ति सुचारू कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्यदायी विभागों द्वारा विषम परिस्थितियों में प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए तत्काल राहत बचाव कार्य को किया जा रहा है। देखिए, विगत दिवस जो अतिवृष्टि के कारण शहर में जल भराव और पहाड़ों की जो गाद भर गई है और कई मकान टूट गए हैं, कईयों में दरार आ गई है। इनका कारण अतिवृष्टि है और अतिवृष्टि भी मुख्यतः कलसिया गधेरे ने बद्रीपुरा काटदम और देवलढुआ में नुकसान पहुंचाया है और बरेला आम पानी नाले ने शहर के अंदर जल भराव किया है। ये भी पहाड़ से आता है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में हिस्सा देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download a